हेलो बच्चों, स्टार्ट ज्वाइनिंग फटाफट से। गुड गुड गुड। हम्म जल्दी से वेट करते हैं। एंड ठीक है, चलो थोड़ी बहुत जब तक बातें करते हैं, जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं। हाय हाय हेलो सभी को, हेलो। पीयूष, विमल, आकाश, दर्श, दीपक, प्रिंसी, हर्ष, सुमित, नरेंद्र दुबे, पीयूष, हेलो हेलो हाय सभी, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जो किसी के दोस्त हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाओ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम्म अरे वाह, एकदम तो सब है भर गया, वाह। अच्छा ये बताओ, कल का लेक्चर कैसा था? जो हमने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो कैसा था? वेरी गुड। अरे स्पैम करना बंद करो बच्चों, स्पैम करना बंद करो, आराम से धीरे धीरे। आशुतोष शुक्ला, फिजिकल बुक्स। अरे हाँ, इसके बारे में भी कंफर्म करना रह गया था। इसके बारे में जल्दी आपको अपडेट दिया जाएगा कि फिजिकल बुक्स का क्या सीन है एंड क्या होने वाला है। ओके, माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है भैया। ओके, माइक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है बच्चों को? लो, कुछ कुछ बच्चों ने हैंड किया था। अ, भैया, हेलो मैं बोल रहा था कि जैसे कि तुषार, डाउट क्लासेस तो मतलब टाइमिंग उसका अभी ऐसे फाइनल डिसाइड हुआ नहीं था। और ऐसा था कि डाउट क्लासेस जस्ट मेरी क्लासेस के बाद हुई थी, बट क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, तो इसलिए वो जल्दी में एक डाउट क्लास लेनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे क्लास हमको एक लेनी पड़ी थी। बट जल्दी आपको एक डाउट क्लासेस का भी शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। बट जो मेरी क्लासेस होंगी वो तो 8 PM ही रहेंगी। ओके, मतलब और अगर मेरी क्लासेस में वैसे तो चेंजेस नहीं आएंगे, बट अगर छोटे मोटे चेंजेस आने हुए किसी दिन, उसके बारे में आपको अब एक दिन आराम से एक दिन पहले बता दिया जाएगा। ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, तो भी क्लास स्टार्ट की जाएगा क्या? कविता जी देखिए, हम ना बेटा क्लास ना सुबह मॉर्निंग में नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बच्चों के कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, राइट? तो उनको कॉलेज भी जाना होता है। ये टाइम हमने इसीलिए चूज़ किया ताकि इस टाइम पे सब फ्री रहते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे किसी को कहीं जाना नहीं होता है। ठीक है, ताकि सब यहाँ पर ले सकें। ओके जी श्यामा, शेड्यूल इज फिक्स्ड ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट दैट। पीयूष, स्पैम करना बंद करें, ठीक है? तो आई थिंक काफी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी जो ज्वाइन करते रहेंगे उनको भी समझ में आता रहेगा। तो फटाफट से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, की जाए। ओके, क्या मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ? कोई लैग तो नहीं आ रहा है बच्चों? जल्दी से ये बताइए, किसी को कोई टेक्निकल इशू, मतलब अगर मैं आपको लग रहा है कि यहाँ से क्या ऑडियो कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कोई भी इशू है तो बताइए। काफी बच्चों को लैग आ रहा है। ओके,
जस्ट अ सेकंड, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इंश्योर कि आपका इंटरनेट सही चल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से अपना चेक करता हूँ एक बार फटाफट से। ओके ओके, रुको। क्या अभी मेरी ऑडियो एंड वीडियो दिख रही है आपको? अरे पोल, हर बार में पोल की जरूरत नहीं है। क्या मैं अभी प्रॉपरली दिख रहा हूँ? सब सही, सब इंटरनेट सही? यस, तो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है यस। तो सुशांत जी, लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है कोर्स चलने में। फिलहाल आप प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके मोबाइल पे चलाइए लेक्चर को, बट कोड जरूर आप लैपटॉप में कीजिए, ठीक है। वैसे तो तरीका सही में यही है कि आप फोन में लेक्चर चलाएं एंड अपने लैपटॉप पर कोड करें, ठीक है। तो एक तरह से बट फिर भी बहुत जल्दी लैपटॉप पे भी चलवा दिया जाएगा। ओके, चलिए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, तो फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो देखो, हमने कल पढ़ा था काफी चीजें। हमने कल प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े थे, सी के बारे में बेसिक्स पढ़े थे कि ये सी होता क्या है, प्रोग्रामिंग होता क्या है। ऑलराइट, तो अभी हम ना पढ़ने जा रहे हैं सी में, थोड़ा सा और इन डेप्थ घुसने वाले हैं। ओके, तो सेकेंड लेक्चर होगा और कल के ही लेक्चर पे बेस्ड होगा, और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक बेसिक प्रोग्राम चलाना सीखा था, बेसिक प्रोग्राम जिसको हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी बोलते हैं। एंड उसके साथ के साथ हमने कैसे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे हम कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूं। ये आपका, ओके, एक बहुत ही मेन फाइल रह गई, ये मैंने लिखा। हियर वी गो। अब देखिए, प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके, तो हमारा जीडीबी कंपाइलर अभी तक सेटअप हो चुका है। वीएस कोड में अभी भी कुछ बच्चों को इशू आ रहा था, दैट इज वाई आज हम फिर से जीडीबी कंपाइलर पे ही करेंगे, क्योंकि हम जो प्रोग्राम्स करने वाले होंगे वो इतने हैवी वेट नहीं होंगे, लाइट वेट ही होंगे, तो उनको ऑनलाइन चलाने में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो कल हमने बेसिक प्रोग्राम्स पढ़े थे, कैसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ना उसमें से कुछ स्लाइड्स को मिस कर दिया था, बेसिक कमांड्स की स्लाइड्स की, ठीक है। हमने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था, पर हमने कुछ चीजें मिस की थी, जो की थी सी की बेसिक कमांड्स। मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब हमने समझ लिया था, बस हम ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको दोबारा से समझा दे रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड क्या था? इंक्लूड में हम करते थे जो भी हमको फाइल की रिक्वायरमेंट होती थी अपने सी प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसको हम हैश इंक्लूड, आगे हम stdio.h लगाते थे ना, stdio.h फाइल को इंक्लूड करने के लिए, इसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, इसके बारे में भी आपको पता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंट मेन। इंट मेन क्या मैंने बताया था? एक मशीन है। मशीन कौन सी? मेन मशीन, कि उस मेन मशीन को चलाए बिना हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओके, तो इंट मेन क्या होता है? द सी स्टेटमेंट लाइक मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज नोन एज मेन मशीन, which is the point where program execution begins, ठीक है। once the program has been executed all other methods and functions are performed। जैसे ही हमारा int main एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा रहा int main, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा वैसे ही उसके अंदर जो भी होगा, printf कमांड जो हमने प्रिंट करवाने के लिए कमांड दी थी, स्टेटमेंट दी थी, तो वो उससे रन किया था, ठीक है। आई थिंक इन मेन फंक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने काफी अच्छे से कल जूसर के एग्जाम्पल से समझा था, ठीक है। एंड अगर किसी ने कल का लेक्चर मिस किया हो तो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दी चुकी है, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस भी सिंपल कर्ली ब्रेसिस होता है,
ब्लॉक ऑफ अ कोड, मतलब एक कोड के ब्लॉक को दर्शाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये करली ब्रेस स्टार्ट हुई, ये करली ब्रेस एंड हुई, तो इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसके बाहर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो भी ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा। ये बस ये बता रहा है कि ये इस मेन मशीन जो है उसका हिस्सा है, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और मशीन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉइड मशीन नाम की मैं एक और मशीन बनाता हूँ, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो वॉइड मशीन कहलाएगा, वॉइड मशीन की बॉडी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से कमेंट लिख देता हूँ, आई एम अ मशीन, एंड इसके अंदर जो होगा वो सारा हमारा एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, तो आई थिंक ये बेसिक कमांड्स हैं, ये तो बेसिक रिवीजन ही हो रहा है आपका। ये देखिए ये क्या होता है, इससे स्टार्ट होता है और इससे खत्म होता है। जल्दी से बताइए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चैट बॉक्स भर दीजिए, क्या होता है ये जो हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट करते हैं और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से ही बंद करते हैं। कमेंट्स, बिल्कुल, कमेंट को बहुत टाइप के होते हैं। कमेंट आउट, कमेंट्स होते हैं, वेरी गुड, सबको आई थिंक समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ ये कौन से टाइप का कमेंट है, सिंगल लाइन की मल्टी लाइन? मल्टी लाइन कमेंट, वेरी गुड बच्चों। तो इसमें आता है मल्टी लाइन कमेंट और इसमें आता है सिंगल लाइन कमेंट। ये इसके आगे अगर मैं बताऊं, ये जैसे मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है, राइट। ये जो मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है इसके बाद मैं और लिख सकता हूँ हाय एवरीवन, ठीक है। अगर मेरे को हर बार कमेंट डालना होगा तो आई डोंट हैव टू, अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज करूँ तो मेरे को हर बार ये बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालनी पड़ेगी। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्टार्ट माय कमेंट विद दिस एंड उसके बाद आई एंड माय कमेंट विद दिस, खत्म। मेरे को हर बार वो फॉरवर्ड स्लैश दो बार नहीं लगानी पड़ी, जस्ट स्टार्टिंग मार्क मैंने कर दी और एंडिंग मार्क मैंने कर दी, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंटफ स्टेटमेंट के बारे में। आज हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को ना बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल तो हमने बस बेसिक देखा था कि प्रिंटफ के अंदर हम जो लिखते हैं ना वो प्रिंट हो जाता है, प्रिंटफ, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास में जो डालते हैं वो प्रिंट हो जाता है, राइट। तो दिस द आउटपुट इज प्रिंटेड टू कंसोल स्क्रीन यूजिंग द सी कमांड, ये आपने सबने देखा। रिटर्न जीरो, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न इज यूज्ड टू गिव द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन, आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन यहां मैं किसको बोल रहा हूं, मशीन को बोल रहा हूं, ओके। ओके, ये करली ब्रेसेस एंड होती है, ये तो आई डोंट थिंक किसी को बताने की जरूरत है। एंड उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट भी हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आई डोंट नो ये वाई दोबारा रिपीट क्यों की गई है। और ये होता है हमारा एस्केप सीक्वेंस, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये होता क्या है। इसके साथ साथ एक बैक स्लैश एन भी होता है और एक बैक स्लैश टी भी होता है। इसका काम बस कुछ नहीं होता, आउटपुट में ना न्यू लाइन बनाने का होता है बैक स्लैश एन का, और बैक स्लैश टी का जो काम होता है ना उसका काम होता है व्हाइट स्पेस ऐड करना। व्हाइट स्पेस मतलब आगे की और स्पेस ऐड करना। इसको हम रन करके दिखाएंगे फटाफट से, इसके आगे भी टॉपिक है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, परसेंट डी अभी के लिए आपको इतना समझना है कि अगर हम किसी को आउटपुट दे रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर हमें कोई वेरिएबल्स का आउटपुट देना है तो परसेंट डी इंटीजर डेटा टाइप के आउटपुट को देने के लिए यूज किया जाता है। चिंता मत करो, अगर ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना अभी भूल जाओ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट डी, परसेंट एफ, ये एलएफ क्या होता है, बस अभी के लिए ये बेसिक कमांड्स थी जिसको हमने आपके लिए समराइज करना था, जिसको आप आराम से पढ़ सको। स्कैनएफ होता है इनपुट लेने के लिए, स्कैनएफ कमांड, हम इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप सुनते रहो। स्कैनएफ जो कमांड होती है ना वो इनपुट लेने के लिए होती है, जस्ट लाइक प्रिंटफ कमांड जो होती है वो आउटपुट देने के लिए होती है, ओके। तो अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ समरी ली है, ओके। अभी के लिए मैं कुछ डाउट्स पूछना चाहूंगा, बट जिन चीज के लिए मैंने बोला कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में आप टेंशन मत लो, उसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। जीरो की जगह पर स्ट्रिंग हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रिंग हो सकता है। अगर हम अपना फंक्शन स्ट्रिंग डेटा टाइप का रखेंगे तो उस टाइम पे हम
रिटर्न कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। ओके जी, आई थिंक काफी बच्चों के हैंड रेज हैं। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके जरा अनम्यूट करके सुनते हैं। पीयूष भाटिया, पीयूष भाटिया, नहीं आ रही आवाज। अजय कुमार, किसी की आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, अभी आई थिंक किसी की आवाज नहीं आ रही, मैंने ट्राई किया। सर कोडिंग कहाँ पे करेंगे? अरे कोडिंग कर रहे हैं हम जीडीबी कंपाइलर पे, कुछ देर बाद हम बहुत जल्दी वीएस कोड पे शिफ्ट होने वाले हैं। शिवांश, माइक की क्या जरूरत है? नॉर्मली भी अगर तुम बोलोगे तो फोन का माइक काफी होता है, लैपटॉप का माइक काफी होता है। stdio.h के बारे में डिटेल में बताएं। ओके, stdio.h होती है एक मेन फाइल, लाइक वन ऑफ द फाइल्स जो कि बनी थी जब सी प्रोग्रामिंग बनाई थी ना किसी आदमी ने, यार मेरे को एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसको लोग भी समझ पाए और कंप्यूटर भी समझ पाए, तो उसने ना एक stdio.h नाम की एक फाइल बनाई। इसके साथ साथ बहुत सारी होती है, qneo.h और भी बहुत सारी, math.h, इसको हम बेसिकली बोलते हैं लाइब्रेरीज। बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ stdio.h नाम की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या ये ब्लू कलर विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। तो stdio फाइल में हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ना printf स्टेटमेंट यूज करनी है। जो मेरा printf कमांड होता है ना, वो stdio.h फाइल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर मैं stdio.h फाइल को इंक्लूड नहीं करता हूँ ना, तो आई थिंक सबसे पहले मैंने किया भी नहीं था। अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको रन किया फटाफट से, तो आप देखोगे तो ये बोल रहा है इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ printf। जब तक हम stdio.h को नहीं इंक्लूड करेंगे तब तक मेरे प्रोग्राम को नहीं पता लगेगा कि printf क्या होता है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फाइल थी। ओके, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। अब देखो, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो बहुत सारी चीजों के अक्रॉस आते हैं। वन ऑफ देम इज डेटा टाइप्स, ठीक है। देखो अब डेटा टाइप्स होता क्या है, जैसे मान लो किसी चीज के, एक काम करते हैं, पिछली बार हमने जूसर का एग्जांपल लिया था। तो जूसर के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वो किसका जूस निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल जूसर हमको एप्पल जूस भी देगा अगर हम उसमें एप्पल देंगे, तो वो हमको गन्ने का जूस, तो ऑब्वियसली एग्जांपल लिया था, गन्ने का जूस बहुत अच्छा हेल्दी होता है, ठीक है, सबको पीना चाहिए। शुगर केन का जूस था, और वी कैन से पोमीग्रेनेट, अनार का जूस। तो एक तरह से ना हम कह सकते हैं कि ना बहुत सारे टाइप्स की चीजें होती हैं हर एक टाइप। जैसे इसी तरीके से डेटा की, डेटा क्या होता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जानकारी। जो डेटा होता है ना वो बहुत टाइप्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 45, अगर मैं लिख रहा हूँ ए, अगर मैं लिख रहा हूँ 45.45, तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये सब सेम है? जस्ट लाइक एप्पल जूस इज डिफरेंट, शुगर केन इज डिफरेंट एंड पोमीग्रेनेट इज डिफरेंट, बट है सब जूस ही, जूस की टाइप सी, बट तीनों है आपस में डिफरेंट, राइट। तो उसी तरीके से ये है तो डेटा ही, ये तीनों चीजें हैं तो डेटा ही, पर इसकी हर की अलग अलग टाइप होती है, ठीक है। आई डोंट थिंक मुझे कुछ इसमें कुछ खास बताने की जरूरत है, बट देर आर ना बेसिक 4 डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। बहुत सारी होती है, बस हम बट बेसिक पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। कोई ऐसे मत बोलना सर आपने तो हमें सिर्फ 4 पढ़ाई, पर होती तो बहुत सारी है। बिल्कुल बहुत सारी होती है, बट दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स जो कि आपको अभी पढ़नी ही पड़ेंगी। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होता है? इंट क्या होता है? इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? ये बस होल नंबर होता है। इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2,
-1, आगे बढ़ो 0, बोलते रहो 1 2 3, आगे बढ़ो इनफाइनाइट तक। जितने भी ये होल नंबर होते हैं ना, इन सबको हम बोलते हैं इंटीजर। तो जितना भी ये चीज होल्ड करेगा उसको हम बोलेंगे इंटीजर। जस्ट एग्जाम फॉर जस्ट लाइक मैं 45, तो मेरा 45 किसके टाइप का हो गया? इंटीजर के टाइप का हो गया, ठीक है। और इसको सी की टर्म्स में हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंट, ठीक है जी। सर उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिखा है? %d, समझाते हैं इसके बारे में, समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप ये बीच वाला कॉलम थोड़ा इग्नोर करो, एकदम आपको प्रॉपर फ्लो से समझाया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एकदम बस भरोसा रखो, एक एक चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है? आपने डेसिमल जरूर पढ़ा होगा अपनी 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में। आप किसी भी क्लास में आए हैं तो आई थिंक 8th तक तो सबने पढ़ा होगा ना। तो डेसिमल सबने पढ़ा होगा कि डेसिमल होता क्या है। क्या इसको मैं डेसिमल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। डेसिमल को ही हम ना दो नाम से बोलते हैं सी में, फ्लोट एंड डबल, ठीक है, फ्लोट एंड डबल। तो ये जो है ना, इसको हम फ्लोट डेटा टाइप भी बोल सकते हैं और डबल डेटा टाइप से बोल सकते हैं। तो आप लोग पूछोगे कि सर ये फिर दो क्यों लिखा है? यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट ही लिखना है तो यहाँ फ्लोट अलग से है, डबल अलग से है, ऐसा क्यों? इसका भी रीजन बताते हैं। देखो बेटा, जो मेरा फ्लोट होता है ना, उसके ना डेसिमल पॉइंट सिर्फ 7 या 8 तक ही होते हैं। मतलब अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 45.1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना तक ही मैं लिख सकता हूँ। अगर मेरे को डबल डेटा टाइप है ना, तो उसकी कैपेसिटी ना 15 तक होती है। तो यहाँ पर मैं अगर नंबर लिखने बैठू ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, कितने हो गए? 4 5, ये हो गए 15 डेटा टाइप, 15 डेसिमल पॉइंट्स। तो इसको हम बोलेंगे डबल डेटा टाइप, ठीक है। बस इतना समझ लो, फ्लोट और डबल एक दूसरे के भाई हैं। फ्लोट छोटा है, डबल बड़ा है, ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पर 6 to 7 है, बट ये कभी कभी 8 भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, ओके। तो डबल हमने पढ़ लिया, फ्लोट हमने पढ़ लिया, और कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है जी? कैरेक्टर हम बोलते हैं इसको, बस एक लेटर को, ठीक है। सबने पढ़ी है ना ABCD, तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये सारे, और इवन ये A, ये B, ये C, ये D, इन सबको हम बोलेंगे कैरेक्टर। चलो एक और बात बता देता हूँ फटाफट से कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको कैरेक्टर बोल सकता हूँ? क्या मैं इस इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर बोल सकता हूँ? फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ। अंशिका बोल रही है नो। काफी बच्चे यस नो कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा एक काम करो, काफी बच्चे नो बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक ना ट्रिक बताता हूँ कि कैरेक्टर होता क्या है। देखो, जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं ना, उसको ना हम इसमें एनक्लोज करते हैं। बस ध्यान रहे, ये जो सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, अपोस्ट्रॉफी, सॉरी ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या अपोस्ट्रॉफी कह सकते हैं, इसके अंदर हम जो भी एनक्लोज करेंगे, ये हमने डाल दिया डिब्बा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया बड़ा सा डिब्बा। इसके अंदर मैंने जो भी चीज डाल दी ना, उसको मैं कैरेक्टर बोल सकता हूँ। बताओ कैसे? आ जाओ फिर। अगर मैंने इसमें लिख दिया 1, तो ये ना एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना, तो इसको एज अ इंटीजर ट्रीट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे ए लिख दिया ना, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि ए लिखा क्या है कैरेक्टर में। अगर ए लिखना तो उसको भी ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ नोट्स में लिख देता हूँ, एनक्लोज्ड बाय दिस, ये बीच में डिब्बी, ठीक है। इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर, लेटर, नंबर, एनीथिंग, और अस्काई वैल्यूज। अस्काई वैल्यूज क्या होती हैं? अरे भैया, अस्काई वैल्यू का ना बहुत बड़ा एक टेबल होता है, उसमें ना
हर मेरे कैरेक्टर की, हर मेरा जो भी मेरा कैपिटल ए कैपिटल बी ये लेकर स्मॉल जेड तक, ये लेकर कैपिटल जेड तक, इवन जो मेरा रूपी का सिंबल, इवन मेरा डॉलर का सिंबल, और सिंबल बताओ हैश टैग, इन सब का ना कोड लिखा होता है। एक टेबल होती है, अगर हम फटाफट से आपको सर्च करके दिखाएं स्काई टेबल, आपको भी इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्काई टेबल का। ये देखो बच्चों, ये आ गया मेरा स्काई टेबल। अब आप देख रहे हैं इसमें ना सबका ना एक पर्टिकुलर नंबर है। अगर मैं यहाँ पर आऊं, यहाँ पर ध्यान दो, ए जो लिखा है उसका नंबर होता है ए से लेके जेड तक 65 टू 90। सिमिलरली स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक 97 टू 120। इट्स लाइक ये ना उसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है। एक जैसे आपकी एडमिशन नंबर होता है ना और रोल नंबर होता है ना, स्कूल में तो सब गए हैं ना स्कूल में, तो स्कूल में रोल नंबर होता है ना, ठीक उसकी तरह से अस्थाई वैल्यूज होती है जो कि हर कैरेक्टर, हर इंटीजर का एक पर्टिकुलर आईडी स्टोर करके रखती है। ठीक है जी, अभी इतना वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से आप बच्चों के डाउट्स लेते हैं। बच्चों फटाफट से बताओ डाउट्स क्या है। ब्रेसिस में लगा दो तो स्ट्रिंग हो जाएगा? नहीं हर्षित, स्ट्रिंग होगा जब हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है तो देखो सी में ना स्ट्रिंग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं ना, स्ट्रिंग क्या होता है? अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग होता है सेंटेंस। एग्जाम्पल दूं? यार आप इतने टाइम से स्ट्रिंग को ही तो प्रिंट कर रहे थे, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रिंग है। फटाफट से क्लीन अप करते हैं, जिसकी नहीं जरूरत है इसको हटाओ। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये एक सेंटेंस है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है सी में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बनाया जाता है कैरेक्टर के द्वारा। कैरेक्टर के द्वारा, यस। अगर आप देखें, अगर मैं लिख दूं फटाफट से HELO, एलो नहीं LLO, ये मैं एक एक करके लिख दूं और इसको मैं जोड़ दूं तो मेरे को हेलो ही मिलेगा ना। ठीक है, तो इसी कैरेक्टर से ही हम बनाते हैं स्ट्रिंग। ऑलराइट, एक और चीज मैं पहले बता दूं, काफी बच्चे बोलने ना लग जाएं कि सेंटेंस तो नहीं होता, सेंटेंस एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉट एग्जैक्टली। अभी बस हमें, आपको पता है ना, एकदम बेसिक से पढ़ना है, तो अभी हमें जैसे चीजें समझ में आ रही है ना, ये गलत नहीं है, सेंटेंस बोल सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली। चलो अब हम देखते हैं डेसिमल प्रिसीजन। एक काम करते हैं, फटाफट से ना आपको एक कोड लिखना सिखाते हैं। अभी हमने डेटा टाइप पढ़ लिया है, डेटा टाइप को कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। डेटा टाइप ना जब हम लिखते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम लिखते हैं वेरिएबल, फिर हम लिखते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या है, जब मैंने, मान लो मैंने एक ना, मेरे को ना एक ऐसा जगह चाहिए, मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल भी काफी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो अभी वेरिएबल थोड़ा आगे है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक काम करते हैं, वेरिएबल पे पहले, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, इसीलिए उसके बाद हम पढ़ पाएंगे। देखो वेरिएबल क्या होता है, एक ना मेमोरी लोकेशन होती है। मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसमें ना बहुत सारी जो हमारी मेमोरी होती है, जिसको हम यूजुअली मान लो किसी भी टाइप की मेमोरी, रैम रोम, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, उसके अंदर ना हमें कुछ अगर स्टोर करना है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो हम, बहुत ही बेसिक तरीका होता है वेरिएबल के थ्रू स्टोर करना। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, एक छोटी सी लोकेशन होती है मेरी कंप्यूटर में, ये जो इतना बड़ा कंप्यूटर है बहुत छोटी सी लोकेशन है जिसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को नंबर 5 स्टोर करना है, मान लो मेरे को यहाँ पे एक और लोकेशन ली मैंने, इसको मैंने स्टोर कर दिया, मैंने मान लो एक कैरेक्टर 8। ठीक है, ऐसे करके ना मेरे को, अगर मेरे को अपनी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा।
ठीक है। अब जैसे देखो मैंने ना यहाँ वेरिएबल 5 डाला है, तो ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ, इंटीजर टाइप का हुआ ना। और ये जो है यहाँ पे मैं किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप का हुआ ना। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ नेम एसोसिएटेड विद मेमोरी लोकेशन। क्योंकि देखो अब इतनी सारी मेमोरी लोकेशन, अब उसको हम बताएंगे कैसे कि यार मेरी वो चीज वहां पे स्टोर है ना। अब अगर आप किसी मान लो दुकान में गए, ठीक है, दुकान में गए, आपको चाहिए हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स सब पीते हैं कि कॉम्प्लेन, कुछ बच्चे कॉम्प्लेन भी पीते होंगे। मान लो ये मेरा पड़ा है हॉर्लिक्स, फटाफट से ऐसे लिख देते हैं हॉर्लिक्स, एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ हॉर्लिक्स, यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से कॉम्प्लेन। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तभी मेरे को पता है ना कि यार ये चीज मेरी पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है और यहाँ पर पड़ी है। अगर मान लो मैंने इसको कुछ नाम ही नहीं दिया, मैंने एक खाली डिब्बा रख दिया, एकदम डिब्बा, उसका स्टिकर वगैरह सब नोच दिया मैंने, रख दिया। अब बताओ भाई, बाहर से बिना देखे कि क्या है ये हॉर्लिक्स की कॉम्प्लेन, तो पी के देखना पड़ेगा ना। पर कंप्यूटर में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हम उस चीज का एक नाम रखते हैं, हर एक मेमोरी लोकेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक नाम रखते हैं। ठीक है, उसका नाम रखने का तरीका होता है ये डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इंट एज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं ना एक इंटीजर नाम का, इंटीजर डेटा टाइप का, इंटीजर की टाइप का एक मैं डिब्बा बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ए, और उसके अंदर वैल्यू होगी 5। ठीक है, हम पढ़ते थे ना, मैथ्स में पढ़ते थे x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल्स टू 5। हमने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, बेसिक अलजेब्रा में हम ये इस वेरिएबल का ही इस्तेमाल करते थे ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमको खाली डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि यार ये किस टाइप का वेरिएबल है मेरा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे, लो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जस्ट लाइक हम जब फंक्शन को डिनोट करते हैं ना, तो हम फंक्शन का टाइप बताते थे कि यार मेरा मशीन जो है ना वो किस टाइप का आउटपुट मेरे को देगा। इंटीजर का आउटपुट अगर ये देता तो यहाँ पे हम लिखते थे रिटर्न 0, कि यार ये इंटीजर का टाइप देगा, इंटीजर का आउटपुट देगा। ठीक है, अगर वैसे ही अगर मैं मान लूं कि मेरे को ना अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने कहा कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, पहले हम लिखते थे डेटा टाइप, फिर हम लिखते थे वेरिएबल नेम, फिर हम लिखते थे वैल्यू। अब देखो ये मैं चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देख रहे हो कमेंट आउट की कितना यूज होता है। अब मैं फटाफट से सेम इसी चीज को लिखता हूँ, डेटा टाइप, जल्दी से बोलो डेटा टाइप कौन से यूज करें। चार जो आपने डेटा टाइप्स पढ़े फटाफट से एक लिस्ट करो। बताओ कौन सा डेटा टाइप यूज करें बच्चों। साकेत पूछ रहे इंट मेन एंड वॉइड मेन। साकेत ये मैंने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। ओके, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर इंटीजर मेन होगा तो मेरे को मेन फंक्शन पे इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। काफी कुछ, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, काफी सारे डेटा टाइप्स बता दिए। बेसिक चलते हैं, इंट यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी काफी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, एकदम आसानी से चलेंगे, उसके बाद फ्लोट भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कहा इंट डेटा टाइप हो गया। अब बताओ फटाफट से मेरे को क्या रखना है, वेरिएबल नेम। चलो वेरिएबल नेम बताओ क्या रखे फटाफट से बच्चों, वेरिएबल नेम बताओ, वेरिएबल नेम बताओ बच्चों। एक्स रखते हैं, ज्यादा एक्स नहीं डाल रहे हैं, एक एक्स रखते हैं। ओके, इंट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कुछ भी नंबर दे दिया 5, ये हो गया डिक्लेयर। अब इससे पता क्या हुआ, इंट एक्स इक्वल्स टू 5 से मतलब पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे ही मैंने बोला ना कंप्यूटर को इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5, उसने फटाफट से कंप्यूटर में गया, ठीक है, एक छोटा सा डिब्बा चूज किया, इसका नाम रख दिया एक्स, और इसका डेटा टाइप उसने डिफाइन कर दिया कि इसमें मैं सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप रख सकता हूँ। ठीक है, और इसमें हमने स्टोर कर दिया 5। ये कहानी हुई अभी तक। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो x इक्वल टू 5 कर दिया, उसके बाद अगर मैं x इक्वल टू 7 कर दूं, वैलिड है ना। मैंने 5 था, मैंने एक काम किया, फटाफट से क्या किया, 5 को उठाया, मैंने कहा बक 5 को नीचे, मैंने कहा 7 रखो, रख दिया मैंने। क्यों, क्योंकि भाई दोनों इंटीजर के डेटा टाइप्स के हैं, राइट। चलो एक काम करते, छोटा सा लिखते हैं कोड। मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू, फिर से मान लो 8, फिर मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू ए,
देखो मैंने पिछली बार 8 था, मैंने उसकी जो भी था मैंने उसके बाद ऐसे डाला था। तो मेरे को बताओ, ये एक हो गया, एक कंडीशन ये होगी int y इज इक्वल्स टू लेट्स से 10, और उसके बाद मैंने डाल दिया y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये आपको दो कंडीशंस दे दी मैंने। इसको मैं फटाफट से बोलूंगा फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये होगी बच्चों आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें से फर्स्ट कंडीशन चलेगी कि नहीं। चैट में मैं लिख रहा हूं, पोल डाल रहा हूं फटाफट से, बच्चों बताना, विल फर्स्ट कंडीशन वर्क। एक मिनट की लिमिट डाल रहा हूं आपको, अभी फटाफट से मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं। ये आ गया क्वेश्चन। ये मेरा रन करेगा, आपको चैट बॉक्स में मैंने भेज दिया है, फटाफट से बताओ। वैसे तो मैंने रन करके दिखा दिया था, अब तो सबको ऑलमोस्ट पता है कि क्या हुआ है, राइट। काफी बच्चे नो भी बोल रहे हैं यार, क्यों बच्चों नो क्यों बोल रहे हो, और जो यस बोल रहे हैं वो यस क्यों बोल रहे हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, मोहम्मद फाहद काफी देर से बोल रहे थे कि माइक नहीं ऑन हो रहा है। मोहम्मद फाहद जी, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो हम्म, सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलो। सर ये मैं वीएस कोड पे आपका जो प्रोग्राम सर बता रहे थे बेसिक वाला, हाँ, इसको मैं रन कर रहा था, लेकिन इसमें रन नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया, फिर भी नहीं हो रहा है हाँ, रन। कहीं तुमने अपने प्रोग्राम के नेम में स्पेस तो नहीं डाली है? क्योंकि नो मेरे सर। पास बहुत पहले इशू आया था। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना डाउट डिस्कशन में वीएस कोड का आपका इंस्टॉलेशन का करवाते हैं, और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए सबके लिए वीएस कोड का इंस्टॉलेशन एकदम स्क्रैच से, और जो भी आपका कंपाइलर इंस्टॉल होता है वो सारा आपको बताने का एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके भेज दूंगा सबको। ओके, अभी आप फिलहाल ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर यूज करें। ओके, ओके। ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं पोल का क्या आंसर आया है। काफी बच्चों ने दिया है यस एंड काफी बच्चों ने दिया है नो। ओके, तो बच्चों देखो, ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अभी मैं ना, देखो मैं एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, प्लीज मेरे को परमिशन देना कि कोई इसके बारे में अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कोई परेशान मत होना, ठीक है, जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में मैंने सोचा था आपके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे, बट बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने किया कमेंट। अब मैं इसमें ना मैं आउटपुट प्रिंट करने वाला हूँ कि एक्स मेरा क्या होगा, 8 होगा कि 6 होगा। तो मैं फटाफट से इसको रन कर रहा हूँ, इससे सिर्फ मेरे पास एक्स का आउटपुट आएगा। तो मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, मैंने जब 8 दिया उसके बाद मैंने 6 में बदला ना, तो वो मेरे पास आ गया। तो एक काम करते हैं, फटाफट से सेकंड को लेते हैं, सेकंड को लेते हैं। ये मैंने उठाया, मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये मैंने कमेंट हटा दिया। ठीक है, अब देखो जो जो कमेंट में वो नहीं चलेगा, बताया ना, आई डोंट थिंक किसी को कंफ्यूजन की दिक्कत होगी। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा इस कोड का। ना बस इतना समझ लो, ये जो मैंने कमांड लिखी है ना प्रिंट एफ, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस वाई आएगा आउटपुट में। इसको मैं समझाऊंगा कि ये कमांड कैसे लिखी जाती है, इसका क्या मतलब है, हर एक लाइन में हर एक शब्द का हर एक लेटर का मतलब आपको बताऊंगा। पर आप फिलहाल प्रिंट एफ कमांड का इतना समझ लो कि वाई विल बी गिवन एज आउटपुट। ठीक है, जो भी मेरा वाई में स्टोर होगा ना वो आ जाएगा। तो अब मेरे को फटाफट से बच्चों, मैं फिर से पोल बना रहा हूं, मुझे बताना आप कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, वाई हमने क्या इनिशियलाइज किया था, 10। वाई की पहले सबसे पहले वैल्यू थी 10, फिर हमने उसको बोल दिया ए, फिर हमने उसको बोल दिया, चलो अब या तो 10 आएगा या तो ए आएगा या तो एरर आएगा।
मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट का आपको टाइमर दे रहा हूँ, फिर से आप बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। देखो जरा, बाकी सब चीजें इग्नोर करें, फिलहाल बस इस पे ध्यान दें कि मेरा y आउटपुट पे आएगा। काफी बच्चे बोल रहे हैं 10A एरर। ओके, चैतन्या जी मुझे दिखाई दे रहा है आप ए बोल रहे हैं, कृपया स्पैम ना करें प्लीज। देखो बच्चों, सबकी बात सुनी जाएगी, ऐसे स्पैम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आराम से एक एक करके बात करना। ओके, काफी बच्चों के हैंड रेज हैं, तो एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट पीयूष भाटिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हाँ पीयूष, कोई डाउट? सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे इसमें जो अभी आप मतलब रन करा रहे हैं प्रोग्राम, सर मैं उस पे कर रहा था अभी। जो पहले मतलब सर थे उन्होंने रेपलेट प्रोग्राम कराया था, तो उस पे नहीं रन हो रहा सर। रेपलेट पे रन नहीं हो रहा है? नहीं। इसीलिए मतलब मैंने ना ये जीडीबी कंपाइलर पता है क्यों चूज किया, क्योंकि एकदम बेसिक कंपाइलर होता है, एकदम सिंपल सा, मतलब खोला रन किया चल जाएगा, इसीलिए। ठीक है, रेपलिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर को यूज करें, ठीक है पीयूष? जी 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 सर, ये ओके। बहुत जल्दी यूनिफॉर्म करवा दिया जाएगा कि हर जगह सेम यूज हो। वैसे तो हम बहुत आपको वीएस कोड पे ही करवाएंगे आगे चल के, जैसे ही सबके वीएस कोड के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? जी आशीष, वो सर बता रहे थे कि वो जो मतलब वीएस कोड वाले पे कह रहे थे आगे चल के मतलब आपको ऑनलाइन पे कराया जाएगा, उसमें कुछ मतलब वो रहती है, मतलब प्रॉब्लम्स आती है VS Code। आती हैं, नो डाउट आती हैं, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है, कुछ टाइम दो। ओके जी जी, ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, तो पोल का आंसर देखते हैं फटाफट से। 2 वोट्स आए 10 को, बाकी वोट्स आए ए एंड एरर। ओके, ए एंड एरर में चल रहा है मुकाबला कि ए जीतेगा कि एरर जीतेगा, ठीक है बच्चों, फटाफट से आंसर देखे क्या आएगा, रन करें। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 97। आंसर गलत आ गया क्या? आंसर गलत आ गया क्या? क्या मेरे को कोई बताएगा कि आंसर क्यों आ रहा है? अगर किसी को नॉलेज है, आई थिंक एरर आएगा क्योंकि डेटा टाइप इंट है। कुछ कुछ आप सही हैं, बट एरर नहीं आया, उसकी जगह उसने ए की एक इंटीजर वैल्यू डाल दी। ए को 97 कैसे लिख दिया? मैंने ए प्रिंट करवाया, उसने 97 कैसे लिख दिया? ये क्या किसी को ये समझ आया? मैं फटाफट से चैट बॉक्स पे कंफर्म करना चाह, स्काई वेरी गुड, अंश अग्रवाल, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है स्काई वैल्यू, काफी स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। चैतन्य त्रिपाठी बोल रहे हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड। हमने जस्ट अभी आपको स्काई टेबल दिखाया था, एक बहुत ही बड़ा स्काई टेबल होता है, ठीक है, उसमें ना हर एक कैरेक्टर जो हम लिखते हैं ना, जितने भी ए बी सी डी एफ जे जो भी हम लिखते हैं, और इवन डॉलर साइन, कोई भी साइन हम लिखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होता है, एक पर्टिकुलर आईडी होता है। तो जो हमारा स्मॉल ए होता है ना, उसकी एक आईडी होती है 97। अभी मैं इसको ऑप्शन में नहीं डाला 97 बिकॉज, क्योंकि 97 में डालता काफी बच्चे सोचते कि सर इतना रैंडम क्यों डाल दिया आपने, ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी गलत होना जरूरी है, ठीक है। आई थिंक अब सबको याद रहेगा, अगर मैं कैरेक्टर को डाल दूंगा ना तो उसका स्काई वैल्यू यानी कि उसका इंटीजर आ जाएगा। एक काम करो बच्चों, फटाफट से बताओ, अगर मैं यहाँ पर z डालूं तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी? अगर मैं फटाफट से यहाँ पे z डाल दूं, यहाँ आउटपुट क्या होगी? सोचो। मैं यहाँ पे स्काई टेबल कोई वो मत करना, ठीक है, मैंने ना आपको ये बता दिया, गिवन ये है कि ए की स्काई वैल्यू 97 है और ये सारी सीरीज में रहती हैं, और ये सारी सीरीज में रहती है ए से लेके जेड तक, तो यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा इसका, ठीक है। तो मेरे को फटाफट से बता दो कि यहाँ पर क्या आने वाला होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट से पोल पे,
नया पोल बनाते हैं, आउटपुट बताएंगे। आउटपुट इफ माय वेरिएबल y इज इक्वल टू z। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, 121, 122, 120, पहले जो आया था 97, या फिर आई थिंक, के लिए काफी ऑप्शंस है। फटाफट से आप मेरे को बताओ, 30 सेकंड्स का पोल, फटाफट से आंसर आना चाहिए। चलो, क्या आंसर आएगा? काफी बच्चे 122 को वोट कर रहे हैं। देखो, बेसिक ट्रिक यही है कि आपको ऐड करना है 97 में z कितने नंबर पे आता है। रन करके देखें, फटाफट से रन करके देखें। चलो बच्चों, रन करते हैं। ये आ गया हमारा आंसर 122। क्यों 122 आया? 97 क्यों नहीं आया, या फिर 123 क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो यार, 26 लेटर होते हैं भाया, 26 लेटर होते हैं, तो इसमें हमको खाली 25 ऐड करना था। क्योंकि ये पहले नंबर पे, ये 26वें नंबर पे है, तो हमको 25 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे ना 122। ठीक है, अगर हम उसी तरीके से अगर जज करें तो y का होगा 121, x का होगा 120। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारा काम करता है डेटा टाइप। फटाफट से स्लाइड्स पे चलते हैं, हम कहाँ पहुंच गए थे? हम वेरिएबल और डेटा टाइप पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई थिंक इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, अरे यार, सब डेक्लेयर भी कर दिया, डेफिनेशन भी दे दिया, ये तो हमने यूज कर लिया ना। देखो, अभी के लिए ना मैं कोड पे ऐसे लिख रहा था, अगर मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि ये ना डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया। अब इसमें समझते हैं क्या ये होता है डेक्लेरेशन। इसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई कमांड लिख रहा हूँ इंट a, मैंने खाली ये लिख दिया, उसके बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार तू ना एक जगह बना के रख दे मेरे कंप्यूटर पे। ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर को बोला भैया एक ना इंटीजर डेटा टाइप की, जिसकी जगह का नाम है a, उसका डेटा टाइप इंट है, एक जगह खाली बना के रख दो। ठीक है, मैंने इतना बोल दिया, तो इसको हम बोलते हैं डेक्लरेशन। ठीक है बच्चों, इसको हम बोल रहे हैं डेक्लरेशन। उसमें हमने अभी वैल्यू नहीं डाली है बच्चों। ठीक है, डेक्लरेशन एंड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, डेक्लरेशन या डेफिनेशन। तो अभी मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली है, खाली पड़ा है। पर अगर मैंने उसको बोल दिया एज इक्वल्स टू 5, उसके बाद मैंने बोला इसकी अगली लाइन में, तो यहाँ पर 5 आ गया। इसका मतलब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है यार? इनिशियलाइजेशन होता है स्टार्टिंग पॉइंट देना किसी चीज को। स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में इसको क्या वैल्यू दे दी, उसको मैं इनिशियलाइजेशन बोल दूंगा, कि मैंने इसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया। एक नया शब्द है, बस आप ऐसा समझिए शुरुआत में उसको क्या वैल्यू दी गई। और राइट बच्चों, काफी चैट्स में लोग बोल रहे हैं स्काई वैल्यू क्यों आ रहा है सर? देखो साकेत, जो हमारी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसकी एक आईडी होती है, तो उसकी आईडी एक 122 थी। मैं आपको फिर से अगर टेबल खोलकर दिखा दूं स्काई वैल्यू का, स्काई टेबल, ये मैंने खोल लिया स्काई टेबल, ये फटाफट से मैंने फिर से खोल लिया। आप सबको विजिबल होगा। देखो, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ए का इसको याद नहीं करना है बच्चों, एकदम ध्यान रखो, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है आपको। ठीक है, ये जस्ट 97 आंसर किसी को याद भी नहीं रह रहा था, इसलिए मैंने वो ऑप्शन में दिया भी नहीं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आप किसी कैरेक्टर को इंटीजर में डालोगे ना, तो उसका जो इंटीजर वैल्यू जिसकी 97 बोल रहे हैं वो आ जाएगा। हर एक चीज का एक वैल्यू होता है। इवन देखो, स्पेस का डेसिमल नंबर 32 होता है। अगर हम स्काई टेबल देखें तो जो ए होता है उसको हम 97 से बोल सकते हैं, उसका इंटीजर में उसको 97 बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए 10 नहीं आया। अगर हम 10 देखें तो लाइन फीड
अब ये तो मुझे भी नहीं पता है लाइन फीड होता क्या है। बेसिकली हमारा स्काई टेबल हम जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं यूजुअली पढ़ते, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 32 से। ओके बच्चों, तो ए की वैल्यू 97 थी, इसीलिए वो 97 आंसर में आया। अंशिका वही बताए आपको, ए की जो स्काई वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। मान लीजिए आपका अगर रोल नंबर 13 है, तो आपको अगर रोल नंबर 13 बोलें, अगर आपको अंशिका बोले, तो दोनों एक ही चीज मानी जाएगी, राइट। तो जैसे ए का रोल नंबर 97 है, ओके। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन होता है स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे इंट y इक्वल टू 10 लिखा था स्टार्टिंग में, जब हमने नया नया बनाया तो सबसे पहले हमने उसमें क्या डाला, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके बच्चों, कोडिंग कैसे करें, ऑनलाइन कंपाइलर पे करो फिलहाल। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको बता रहे हैं, सब एकदम आपको फ्लो में बताया जाएगा कैसे, जैसे जैसे सब ठीक हो रहा है। तो आई थिंक फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी बताने का समय आ चुका है, क्योंकि जल्दी से देखते हैं आगे क्या है। बिल्कुल सही, तो रूल्स वगैरह हम पढ़ लेंगे बाद में, तो फटाफट से हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। हमारा कहाँ पे गया वो वाला पेज, ये रहा। देखो अब ना मैंने फटाफट से इसको क्लियर करते हैं, ये क्लियर करते हैं, बेसिक बेसिक कोड रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। अभी आई थिंक सबको इतना समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है। मैंने इंट y इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया। आई थिंक सबको दिख रहा है, फॉन्ट छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाइड को डिक्लेयर किया, फिर मैंने उसको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए ना काफ़ी गंदी सी चीज़ लिखी है, काफ़ी गंदा सा कोई लाइन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस कमेंट को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखना मेरे पास 10 आ जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, देखो 10 आ गया, ठीक है। तो हम फटाफट से प्रिंट एफ स्टेटमेंट को समझते हैं कि होता क्या है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दिस एंड दिस। वो दो पार्ट्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अरे आर्ग्यूमेंट मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट यहाँ मतलब उसका कुछ और होता है। देखो जब भी हम आउटपुट करते हैं तो printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, हमको पता है। और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h का ये पार्ट है, बिल्कुल। इट कैन अलाउ फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, एक तो फॉर्मेट होता है पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करते थे, मतलब खाली कर देना, इसका मतलब वो नहीं है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए। अगर किसी ने वर्ड यूज किया हो, पावर पॉइंट यूज किया हो, तो उसमें लिखने का जो तरीका होता है ना, अगर हमें किसी सेंटेंस को लिखना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो उसको हम फॉर्मेटिंग बोल देते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका सिंटेक्स होता है ये, मैंने सेम चीज यहाँ लिखी, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है क्या। फॉर्मेट स्ट्रिंग ना आपको बेसिकली टेम्पलेट दे देता है कि ऐसे आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने इस स्टेटमेंट को भी हम करते हैं कमेंट, ताकि हम इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। मान लो मैंने यहाँ पे ना बेसिक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल दी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंटफ, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, मुझे पता है आर्ग्यूमेंट्स और वो, बट हम ये देखिए जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स थे, ये हो गया मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट। फिलहाल अगर हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर हमें कोई एकदम सीधे सीधे आंसर ही लिखना है, तो हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो मान लो हमने सबसे पहले लिखा था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, लिखा था कि नहीं बच्चों, हेलो वर्ल्ड लिखा था, आंसर क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 स्पेस डाल दूँ, तो यहाँ पे कितनी स्पेस आ जाएगी, बहुत सारी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा ना, वो एग्जैक्टली वैसा आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा आएगा, उस तरीके से मेरा आउटपुट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का बस इतना ही काम होता है। और जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, अब आर्ग्यूमेंट को समझते हैं, अब थोड़ा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हटाते हैं फटाफट से।
और यहाँ पर वापस आते हैं, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। हाँ, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है %d, उसके बाद मैंने लिख दिया y। मैंने ना यहाँ पर अपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या लिख दिया, %d, और मैंने लिख दिया y। अब देखो, अगर हमें कोई ऐसा आउटपुट लिखना है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, अगर मेरे को अपना वेरिएबल कोई डालना है एज एन आउटपुट, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है ना। अब मान लो मैं, अगर मेरे को प्रिंट करना है, अगर मेरे को y प्रिंट करना है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ y, आपको क्या लगता है इसमें क्या प्रिंट होगा? चलो एक काम, एक्सरसाइज फटाफट से बताओ, इसमें मेरे को क्या प्रिंट होगा? पोल करते हैं। क्या इस बार y की वैल्यू प्रिंट होगी कि यहाँ पर y प्रिंट होगा? आउटपुट या तो मेरे को y लिखा आएगा, या तो मेरे को उसकी वैल्यू लिखी आएगी, या तो मेरे को एरर भी आ सकता है, एक हमेशा ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। 15 सेकंड का बहुत ही छोटा पोल। बच्चों फटाफट से पोल स्क्रीन पे आ जाओ। आ गए? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 3, 2, 1। 15 सेकंड है, फटाफट से आंसर दो। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है y, ठीक है। तो वही अगर मैं इसको आउटपुट करूं तो सीधे सीधे देखोगे आंसर आ जाएगा y। इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, y आ रहा है। तो इसीलिए मान लो अब किसी ने सोचा यार मेरे को तो इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है 10, वो मैं कैसे करूं? तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इसका इंट्रोडक्शन किया गया फॉर्मेट स्पेसिफायर का, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का इंट्रोडक्शन किया गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? अपने जो भी मेरी वैल्यूज हैं उससे। मान लो जैसे यहाँ पर मैंने %d डाला था, तो %d एक मान लो एक तरह से डिब्बा है, ठीक है। उस डिब्बे में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने उस डिब्बे में डाल दिया था y, तो वहां पर y नहीं प्रिंट होके आएगा, y की वैल्यू जो कि 10 थी वो प्रिंट होके आएगी। क्या आप मेरे को समझ पा रहे हो? चलो एक फिर से समझते हैं, फिर से दुकान पे चलते हैं, फटाफट से शॉप पे चलते हैं, सुंदर सी शॉप बनाते हैं कि अरे सुंदर बनानी है ना, नहीं टाइम नहीं था तो एक शॉप बनाते हैं। यहाँ पर मान लो एक खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा, बहुत सारे खाली डिब्बे। तो जो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको मैं क्या खाली डिब्बा बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अब इस डिब्बे में ना मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं इसमें हॉर्लिक्स डाल दूंगा, मैं इसमें कॉम्प्लेन भी डाल सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से जो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरह से जो मेरा खाली डिब्बा बना है ना, तो उसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। पर ये ध्यान रहे, जिस टाइप का मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसी टाइप का मेरा वेरिएबल होना चाहिए। अब फटाफट से यहाँ पे समझते हैं कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, हर टाइप के ना फॉर्मेट स्पेसिफायर होते थे। अगर मेरे को %d का डिब्बा बनाना है, अगर मेरे को इंटीजर का डिब्बा बनाना है तो मेरे को %d यूज करना पड़ेगा। फ्लोट का डिब्बा बनाना है %f यूज करना पड़ेगा। डबल का डिब्बा बनाना है तो लॉन्ग फ्लोट, एंड कैरेक्टर का डिब्बा बनाना है तो %c, ठीक है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? इंटीजर, तो हमको क्या यूज करना है? %d, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, अरे हाँ, इस ये पोल तो रह गया, पोल हो गया था। पोल में काफी बच्चों का आंसर आया था y और 10, हाँ पोल हो चुका था, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना है ना कि मेरे को, मैं चाह रहा हूँ कि उसका वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक खाली डिब्बा बनाऊंगा और उसके बाद मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। यहाँ देखना ध्यान से क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। मैंने बोला ना आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो मेरे को उसके अंदर डालना है, और यहाँ पे हम खाली डिब्बे डाल सकते हैं, ठीक है। %dy, अब मैं रन करूँ, देखते क्या आता है। मेरा आंसर आ गया 10। ये मैंने रन किया था, मैंने आपको बोला था, मैंने पहले बोला था मेरे को परमिशन दे दो ऐसी चीज यूज करने की जिसको अभी आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई बोलना मत। तो अभी मैंने आपको वो चीज समझा दी है जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। कोई भी चीज आपको छोड़ी नहीं जाएगी, हर एक चीज आपको समझाई जाएगी यहाँ पर, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने %d लिख दिया, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो मेरे को पता है मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। मान लो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ लिख दूं y इज इक्वल टू %d। इसका मतलब क्या हुआ? फटाफट से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मैंने जो लिखा y इज इक्वल टू %d, इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू सम डिब्बा, y इज इक्वल टू सम डिब्बा आना चाहिए। उसके बाद मैंने पास भी कर दिया y,
y मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी अपने आप उसकी वो वैल्यू पकड़ लेगा, जो भी y नाम के एक डिब्बे में स्टोर होगा वो अपने आप पकड़ लेगा वैल्यू। तो अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो देखना फटाफट से आंसर आ जाएगा y = 10। आ गया y = 10। तो मतलब यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी करूँ, इस स्ट्रिंग में मैं कुछ भी लिखूँ, वो एकदम एज इट इज आ जाएगा। और उसमें अगर हमको जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके लिए हमने एक स्पेशल डिब्बे बना दिए कि उसमें हम कुछ भी चेंज होती हुई वैल्यूज डाल सकते हैं। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ आउटपुट इज %d, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, आउटपुट इज 10 आ रहा है ना, आउटपुट इज 10। सिमिलरली अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ x नाम का, जिसमें मैंने लिख दिया 98, यहाँ पे मैं फिर से एक डिब्बा है, अब मेरे को पता है मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया x, मैंने यहाँ लिख दिया x भाई। तो मैं यहाँ रन करके देखता हूँ क्या आना चाहिए, 98 आना चाहिए, 98 आ गया। क्यों, जो जो मैं यहाँ इस डिब्बे में मेरे को डालना है उसका मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाँ मेरे को x डालना है, x की वैल्यू डाल दो। इतना समझ में आ रहा है? तो मैं भी फटाफट से बच्चों के डाउट्स लेना चाहूंगा। चैतन्या त्रिपाठी जी का एक कंफ्यूजन है, ओके फटाफट से आपको लेते हैं। चैतन्या जी रेडी रहिए, आपका माइक अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ चैतन्या बोलो। हेलो। हाँ चैतन्या। कंफ्यूजन है, जैसे जो गार्बेज वैल्यू में बता रहा था वो तो कुछ भी चैतन्या आ आपका सकता है। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो सर। हेलो। बोलो। तो ये कह रहा था जैसे वो जो गार्बेज वैल्यू आ रही थी वो तो कुछ भी आ सकती है ना सर, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा यूज कर रहा है। गार्बेज वैल्यू कब आ रही थी चैतन्या? जब मैंने आंसर दिया था कि ASI वाला बता आप रहे थे। एसआई वैल्यू का बात कर रहे हैं? हम्म। नहीं चैतन्या, वो गार्बेज वैल्यू नहीं था। गार्बेज नहीं था वो। वो एक तरह से जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता है ना, ठीक हम्म। उसी तरीके से सर वो प्री डिफाइंड होता है। ए का प्री डिफाइंड 97 होता है। आप स्काई टेबल के बारे में सर्च कीजिएगा, ओके। अच्छा। तो ए का एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से कैपिटल ए का भी एक रोल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा। Okay? अच्छा। तो अगर आप देखेंगे तो 97 हमेशा, जब भी आप एक कैरेक्टर ए को प्रिंट करवाएंगे इंटीजर की फॉर्म में तो हमेशा 97 ही आएगा, और जेड को प्रिंट करवाएंगे तो 122 ही आएगा। यही कंफ्यूजन था सर कि जैसे वो गार्बेज वैल्यू आता है कि ये प्री डिफाइंड पहले से दिया हुआ है, तो सर गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। हाँ, अगर किसी चीज को हम वैसे ही प्रिंट करवा रहे हैं, मान लो मैंने कोई इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और उसमें हाँ जी मैंने कोई सर। वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो उसकी हम्म। गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ वही ना, तो मतलब जितनी बार बट करेंगे अगर उस सेम टाइम पे, क्वेश्चन को भी अगर रन हाँ करेंगे सर तो उसकी बार बार वैल्यू चेंज ही होती है गार्बेज में। तो वो वही। ऑलरेडी डिफाइंड है ए का, ओके। हाँ वही ठीक है, वही वही पूछ रहा था सर, कंफ्यूजन थी कि गार्बेज और चलो कोई बात नहीं। गार्बेज वैल्यू, अब कोई बच्चा पूछ रहा है, गार्बेज वैल्यू होता है बेटा जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, कंपाइलर उसको अपने आप से कुछ भी लिख देता है। मान लो मैंने यहाँ x लिखा बट मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं असाइन की, अब बताओ मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ पर ना अब आ जाएगी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू नहीं, यूजुअली 0 आई, इसमें 0 आई, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रैंडम वैल्यू आ जाती है, कंप्यूटर अपनी तरफ से, मैंने यहाँ उसको कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे देता है, ठीक है, उसको हम गार्बेज वैल्यू बोल देते हैं, ओके। चलो अब मैंने फिर से इसको लिखा, मान लो 8। एक काम करते हैं, फटाफट से आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना समझाते हैं एडिशन का, करके देखें। चलो मैंने कहा एक और इंटीजर मैंने मान लिया, इंटीजर z, इसको मैंने बोल दिया x + y, और मैंने आउटपुट करवा दिया z। तो ये देखो एकदम बेसिक सा ना आपका इंटीजर का एडिशन का प्रोग्राम हो गया है। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, मेरा आउटपुट क्या आ गया 18, इन दोनों को ऐड करके आ गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब काफी बच्चे बोलेंगे सर मेरे को ना एक चीज नहीं प्रिंट करवानी है, मेरे को तो बहुत सारी चीजें प्रिंट करवानी है। मैंने कहा मेरे को x की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, y की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो वो कैसे होगा सर? तो मैंने कहा भाई जो प्रिंट कराना है उसका बस एक डिब्बा असाइन कर दो, उसका एक डिब्बा बना दो। तो मैंने कहा देखो फिर से इसको लिखते हैं फटाफट से,
मैंने एक फिर से फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा x इज इक्वल टू पहला डिब्बा है, फिर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू दूसरा डिब्बा। अब मैं आर्ग्यूमेंट में आ जाता हूँ, आर्ग्यूमेंट में मैं क्या लिखूंगा, x और y, x कॉमा y। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना मैचिंग हो गई। मैचिंग कैसे होगी बताते कैसे, देखो जब मैंने लिखा ना यहाँ पे प्रिंट f परसेंट डी, सॉरी नो, मैंने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा y इज इक्वल टू परसेंट डी, इसको मैंने बंद किया, फिर मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए। अब देखो जब एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये देखो इसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था, तो यहाँ पर वो सीधे पहला डिब्बा जो मिला ना उसको उसने y के साथ मैच कर दिया, उसमें y की वैल्यू डाल दी, राइट। बट जब यहाँ पर अब आपको दिख रहे हैं 2 डिब्बे, मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से डिनोट करूंगा, व्हाइट कलर काफी देर से यूज हो रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं 2 डिब्बे, तो क्या होगा, ये ना मैचिंग करेगा। कैसे मैचिंग करेगा, रैंडम करेगा कि सीधे सीधे करेगा, ऑब्वियसली सीधे सीधे करेगा, क्योंकि हम x की जगह पे x ही आना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने परसेंट डी उठाया। पहले डिब्बे वाले ने देखा यार मेरे को वैल्यू चाहिए, तो वो गया आर्ग्यूमेंट वाले पोर्शन पे। एक मिनट पहले मेरे को इसको अलग अलग करने दो, ये हो गया मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग, इतना ये जो मेरा कॉमा से पहले था ये सारा मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग का पोर्शन था, इसके बाद वाला मेरा आर्ग्यूमेंट का पोर्शन था, इसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, इसको हम बोलेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, बच्चों स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिब्बा आया, वो गया फटाफट से, पहला आर्ग्यूमेंट जो उसको उठा उसने उठा लिया। दूसरा डिब्बा आया, उसने 2 उसको आर्ग्यूमेंट मिला, उसने उठा लिया, बात खत्म। करके देखें आउटपुट आ जाएगी क्या मेरा, कैसे आएगी, 8 और 10, x है 8 y है 10, x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक काम करो फटाफट से, मेरे को ना बच्चों ऐसा, मेरे को मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ, आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना कि वैसा आउटपुट आने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा। ओके, मैं चाह रहा हूँ मेरा आउटपुट बॉक्स में क्या लिखा है, ये मेरा आउटपुट बॉक्स है, आउटपुट बॉक्स में लिखा आना चाहिए मेरे को, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, हाँ तो 10 8 और y, तो मैंने यहाँ कहा 10 प्लस 8 शुड बी 18। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात याद रखना, कंडीशन मैं पहले ही दे रहा हूं, कोई ऐसे मत लिख देना प्रिंट है 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, कोई ऐसे मत लिख देना। मेरे को ना ये वेरिएबल की टर्म्स में चाहिए, आई वॉन्ट कि आप इसके डिब्बे बनाओ तीनों के और इसको अच्छे से लिखो, ठीक है। तो ताकि मैं अगर यहाँ पर x की जगह 10 की जगह मैं यहाँ पे 12 डालूं तो यहाँ पर भी मेरा 12 आ जाए। तो फटाफट से बच्चों चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ ये आउटपुट कैसे आएगा। रोहन झा पूछ रहे परसेंट डी के अलावा कुछ और नहीं यूज कर सकते, इंटीजर के लिए परसेंट डी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते तो परसेंट सी यूज किया जाएगा। काफी बच्चे भी हैं, बच्चों आंसर देना शुरू करो कि मेरे को अगर ऐसा आउटपुट चाहिए 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18, गिवन कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा। स्कैन एक्स प्लस वाई नहीं बेटा, स्कैन एक्स प्लस वाई हमें अगर करना है तो वो इनपुट के लिए होता है और ये गलत है। वैसे काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं x इज इक्वल टू परसेंट डी प्लस वाई इक्वल टू परसेंट डी इक्वल टू जेड। आई वॉन्ट आप बच्चे इसको रन भी करें, इस प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है। देखो ज्यादा लाइंस नहीं है, फटाफट से इसको लिखो, फटाफट से इसको लिखो और इसको रन करो। मैं आपका वेट करूंगा। तो काफी बच्चों के आंसर आना शुरू हो रहे हैं।
प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स प्लस वाई, ये तो संदीप सम प्रिंट कर देगा 10 प्लस एट इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा जेड। आशुतोष आपका आंसर भी सही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। देखो एक तो सिंपल यही था कि हम अगर यहाँ लिखे ना 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 तो आ जाएगा, बट हम इसको यूज करना नहीं है। तो हमको यूज क्या करना है, ऐसा लिखना है ताकि वो जो हम लिख रहे हैं ना वो आ जाए। तो इसको लिखेंगे हम x की जगह आ रहा था परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी। अब ये क्या लिख दिया सर, हम कोई अकेला इसको पढ़ेगा ना वो समझेगा सर ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो अब हम मैचिंग करवाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो मेरे को पहले क्या आना चाहिए, y, क्या आना चाहिए y। सेकंड पे मेरे पास क्या आना चाहिए x, थर्ड पे मेरे पास क्या आना चाहिए z। ये हो गया आपका आंसर रेडी। इसको हम रन करेंगे तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। आ गया आउटपुट। देखो सब काफी बच्चों का आंसर सही था, काफी बच्चों ने एक्स वाई इधर उधर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, एकदम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरव गर्ग ने आंसर दिया है बेटा नहीं, ये गलत है, आपको डिब्बा बनाना होगा अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो। ओके, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो एक काम करो, अब मैं बताता हूं क्या करना है। आई थिंक काफी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y और x और यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ x प्लस वाई, मेरे को सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज करने हैं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी z की। तो अब बताओ क्या ये चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए कि नहीं। हाँ सर, काफी बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर। तुषार बोल रहे हैं थोड़ा कम समझ आ रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा, तुषार का डाउट ऑन है क्या, नहीं है। काफी बच्चे बोल रहे हैं पता नहीं, काफी बच्चे बोल रहे हैं यस, बिल्कुल सही है। देखो ये जो आंसर है ये भी वेरिएबल्स को ऐड ही किया है ना। यहाँ पर अगर मैंने लिखा था इंट z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जो x प्लस वाई है ये भी तो एक तरह से इंटीजर का डेटा टाइप है, आंसर मेरे पास इंटीजर ही आएगा ना। तो इसको x प्लस वाई को अगर मैं लिख दूंगा तो आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। सेम आउटपुट आपके पास आएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। ऑलराइट, एक काम करते हैं, काफी बच्चे बोल रहे हैं 10 8 18। हाँ तुषार, हाँ माइक अपना वो ऑन करो। ठीक है तुषार बोलिए, क्या समझ नहीं आ रहा है। तुषार, यस सर। हाँ बोलिए। सर ये इंट और ये प्रिंट मतलब ये करना जरूरी है, मतलब इसमें अगर ना करे तो, क्योंकि सर इसके ऊपर भी इंट मैन आ रहा है, अगर हम उसमें लिख दें। देखो इंट मेन ना आपकी मशीन है, आपको मशीन के अंदर में कुछ तो डालना पड़ेगा ना तभी वो काम करेगी। मान लो आपके तो पास सर, साइकिल है। हाँ जी, हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये ब्रैकेट जो लगा रखे इंट मैन के बाद उनके अंदर नहीं लिख सकते। इसके अंदर ही लिखा है, देखो आप अगर स्क्रीन देख पाए तो एकदम जो ब्रैकेट लगाई है उसके अंदर ही तो लिखा है। नहीं, मैन के बाद जो है। अच्छा ये वाली, देखो इसमें ना हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। अभी मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं बोलना चाहूंगा, अभी के लिए आप इतना समझो, जब अगर हम किसी भी इंटीजर के बाद किसी भी डेटा टाइप के बाद हम डिक्लेयर करते हैं, मान लो मैंने यहाँ इंट लिखा, इंट फंक्शन लिख दिया मैंने, मान लो मैंने फन लिख दिया इंट फन के आगे मैंने ये डाल दिया, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं एक मशीन बनाना चाह रहा हूँ और इसका ये सिंटैक्स होता है, ये इसको लिखने का तरीका होता है, एक मशीन बनाने का तरीका होता है। ओके, तो अच्छा, अब हमने सर इंट फन की मशीन बना दी इसमें। हाँ, इंट मेन नाम की एक हमने मशीन बना दी, ये एक सिंटैक्स होता है बेटा। अच्छा, इसको याद रखना कि जब भी हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं ना किसी भी वेरिएबल को, तो वो एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, इंट मेन की जगह इंट फन भी यूज कर सकते हैं। नहीं,
मतलब इंट हम एक और मशीन बना सकते हैं, पर हर एक मशीन में एक मेन मशीन होनी चाहिए। मेन फंक्शन मेन हमेशा मेन होना ही होना चाहिए। आप उसके बाद किसी भी नाम का मशीन और भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ चाहूँ इंट fun2, मैं यहाँ कोई भी नाम ले सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, पर मेरे को मेन ना रखना ही रखना पड़ेगा, उसके बिना मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास मेन है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरी बनाए। देखो, आप जैसे जैसे आप बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगी, पर अभी के लिए आप सिर्फ एक फंक्शन से एक जो मेन मशीन है उससे काम चला सकते हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। श्योर, ठीक है। ऑल राइट, काफी बच्चे पे डाउट्स आ रहे हैं। रुको जरा, मेरे को पहले लेक्चर देखने दो कितना बच रहा है। बेसिक कमांड डिस्कस हो गई थी, डेटा टाइप्स हो गई थी, डेसिमल प्रिसीजन हमें पढ़ना था। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आपको बताने हैं। अभी वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर लिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल्स की टाइप, और उसके बाद क्विज भी है। ओके, एक काम करते हैं बच्चों, आप डाउट्स तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल जो अभी आज के लिए जो हमने मेन चीजें पढ़नी है ना वो हम पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने बेसिक अभी तक क्या कर लिया है, हमने फंक्शन बना लिए, हमने अपना एक खुद का एक कैलकुलेटर बना लिया जो दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 50 लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 58, आ गया ना 58। तो बस हमें अभी तक इतना समझ में आ चुका है। तो हमने अभी तक बच्चों क्या क्या पढ़ लिया, टिल नाउ हमने क्या क्या कवर कर लिया है, फटाफट से लिखते हैं। टिल नाउ हमने पढ़े डेटा टाइप्स, हमने पढ़े वेरिएबल्स, हमने देखे छोटे मोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो वेरिएबल होते हैं उसको लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो देखो बेटा, इसको ना बस रीड करने वाली चीजें, ये क्या है। ठीक है, जो वेरिएबल नेम हम लिखते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए। जब मैंने ए नाम का वेरिएबल बना रहा था ना, मैंने लिख रहा था इंट एज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं ए, जैसे यहाँ पे आपको वैलिड नेम्स दिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं stbg तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं लिख दूं int stbg इक्वल्स टू 10 तो stbg जो है ना वो एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसमें लिख दूं stbg 100 तो यहाँ पे जिसमें डिजिट आ रहा है, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो बच्चों stbg एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ रहा है, डिजिट आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है। इसमें से कोई भी चीज आ सकती है। जैसे हम कभी पासवर्ड बनाते हैं तो बोलता है अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, तो वैसे इस पे भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे वेरिएबल नेम में अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा कुछ और आ रहा है, मान लो मैंने लिख दिया stbg-100, ये अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर नीचे होता है, हाइफन यहाँ डाल दे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इनवैलिड। और वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, सिर्फ वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैंने 100 stbg लिख दिया तो वो वेरिएबल नेम नहीं माना जाएगा। अगर मैंने stbg 100 लिख दिया तो वो माना जाएगा। नो वाइट स्पेसेस, वेरिएबल नेम के बीच में कभी भी वाइट स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया इंट, ये काफी चुभ रहा है, आई थिंक रेड कलर, लेट मी चेंज इट बैक टू वाइट। अगर मैंने लिख दिया इंट stbg स्पेस stbg तो ये माना नहीं जाएगा, ये गलत होगा। इसमें बोला आपने तो यहाँ पे स्पेस डाल दी, यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, या तो अंडरस्कोर डालना पड़ेगा या तो स्पेस रिमूव करनी पड़ेगी और यहाँ पे इसको एक करना पड़ेगा। ओके, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड एक नई चीज हो गई। कीवर्ड फटाफट से समझते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोग्राम खुद यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल इंट, फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप के नेम कैर, इन नाम से ना हम अपना वेरिएबल नहीं बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं कोई और नाम चूज कर लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैं अगर कोई और कुछ भी बोलो BC, मैंने ये रख लिया, ये भी एक नाम हो सकता है। पर क्योंकि इंट ऑलरेडी प्रोग्राम यूज करता है अपने लिए तो उसने ना इसको रिजर्व कर लिया, भाई तू इसको यूज नहीं कर सकता, तू कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकता, तू और बाकी चीजें जो ये जानता है, फॉर एग्जाम्पल मेन को तू यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। ओके बच्चों,
ये बेसिक रूल्स से रीडिंग वाला पार्ट है। ओके, फटाफट से आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आई वांट सभी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी, आपको पीपीटी शेयर की जाएगी। इस पीपीटी में आपको इस पेज पर आना है और इसको खुद से सॉल्व करना है कि ये जो नेम्स हैं, ये जो नेम्स हैं ये गलत क्यों हैं, इसके ये सारे नेम्स गलत है और इसका आपको यहाँ पे रीजन बताना है सबका। ओके बच्चों, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखो वेरिएबल्स ना बहुत दो टाइप्स के होते हैं मेनली, है तो बहुत टाइप्स के, पर हम मेनली दो टाइप्स को डिस्कस करना चाहेंगे, लोकल एंड ग्लोबल। अंदर हमने जितने वेरिएबल्स यूज किए, ये y हो गया, ये z हो गया, ये हो गया लोकल, ठीक है। लोकल क्यों? अगर मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया, मान लो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ब्रेस में बंद कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेस में बंद कर देता हूँ तो पता क्या होगा, देखो मैंने ना यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इस जगह पे, और इसी जगह पे ये वाला मेरा कोड का पूरा ब्लॉक, कोड का पूरा हिस्सा खत्म हो गया, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरा प्रोग्राम ना एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? ये बोल रहा है वाई अनडिक्लेयर्ड, वाई इज अनडिक्लेयर्ड। वो बोल रहा है यहाँ पे आपने जो ये एक्स और वाई लिखा है ना, इसको मैं जान नहीं रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, फालतू की चीजें हटाई जाए। %d कमा x, ठीक है। मैं इसको पहले आपको नॉर्मल रन करके दिखाता हूँ, ये चल रहा है कि नहीं। देखो ये चल रहा है। अब देखो मैंने ना इसको ब्रेस को रखा और मैंने इस ब्रेस को ना यहाँ पे बंद किया, मान लो यहाँ पे बंद किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो क्या रन होगा? बिल्कुल होगा। पर अगर मैं इस ब्रेस को यहाँ बंद कर दूं, रन होगा? नहीं होगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर बनाया तो ना इसका जो ये कर्ली ब्रेस होता है ना, ये एक पार्ट ऑफ द कोड बताता है। ये जो कर्ली ब्रेस है ना, ये पार्ट ऑफ द कोड बताता है। अगर मैंने इसको यहाँ पर बनाया ना वेरिएबल को, इंट a=5 या इंट x=8 या कुछ भी, तो इसका जो स्कोप होगा, स्कोप, काफी बच्चे पबजी खेलते होंगे उसको उनको जरूर पता होगा स्कोप। स्कोप का मतलब कितना दूर तक मेरी रेंज है, रेंज, ठीक है। स्कोप को हम रेंज भी बोल सकते हैं। अगर हम और सिंपल टर्म्स में बोले, औकात, ठीक है बच्चों, अच्छे से बोल रहे हैं। तो देखो जो ए की औकात थी ना, वो यहां से लेकर यहां तक की थी, तो इसीलिए पता है, इसीलिए बोल रहा है ये जो x की औकात थी यहां से लेकर यहां तक की थी। यहां पर मैंने जब लिखा उसको समझ नहीं आया भाई ये x क्या है, ठीक। जब मैंने इसको यहाँ पे किया ना, तो मैंने इसको यहाँ बाहर लगा दिया, तो मैंने ना इसकी औकात बढ़ा दी, तो अब मेरे को ना मेरी प्रिंट स्टेटमेंट को पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। 8 आ गया लिखा हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसकी स्कोप और जिसकी रेंज और जिसका औकात इन करली ब्रैकेट्स में कन्फाइन किया जा सकता है। कन्फाइन मतलब यहाँ तक लिमिट किया जा सकता है, जिस ब्रेसिस में वो डिक्लेयर किया गया है, तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ऑलराइट, फटाफट से एक रीडिंग करें। दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब मैंने वो दो बनाए ना, तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को दर्शाते हैं, ठीक है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक, ठीक है, इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। वही दूसरी जगह आते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब भाई ग्लोबल वेरिएबल को ना कोई रोक ना सकता, ठीक है। आप किसी को भी महापुरुष को मानते हैं, जिसको आप मानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा रौला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसका होता है रौला, ठीक है। इसकी औकात बहुत होती है। इसकी औकात, मान लो अगर मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ना लिख के मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया भाई, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर रहता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ना, इसका स्कोप हर कहीं रहेगा, हर कहीं रहेगा,
ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और जगह पे फंक्शन अभी नहीं बना सकते हैं, अगर मैं मान लो यहाँ पर अभी इसको चलाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इवन इफ ये इस ब्लॉक के बाहर में है फिर भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर इस दूसरे ब्लॉक में रहता अंदर में, अगर ये मेन फंक्शन के अंदर में रहता, ठीक है, और वहां पे ये कन्फाइंड रहता, तब इसका आंसर नहीं आता। ओके बच्चों, global variable is declared outside the function or a block of code. Its scope is the whole program. ठीक है। अच्छा, आई थिंक काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर मान लो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि मैंने एक अलग से ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ना ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बाहर डिक्लेयर हुआ है। तो क्या ये रन करेगा? देखो, अब ये अलग से ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अलग से ब्लॉक ऑफ ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर में एक ये ब्लॉक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? बिल्कुल करेगा। कन्फाइंड क्या होता है? कन्फाइंड मतलब लिमिट करना, उसको रोक के रखना। ओके बच्चों, तो डेफिनेटली रन करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिक्लेयर हुआ है, ये इसके बाहर डिक्लेयर हुआ है, इसका बाप है ये, इसको रोक नहीं सकता इसका बेटा। ठीक है, ठीक है। आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट। और सिमिलरली अगर मैं फिर से इसको ब्लॉक ऑफ कोड में डिक्लेयर कर दूं, ऐसे डिक्लेयर कर दूं, तो मेरे को फटाफट से बताओ क्या ये कोड रन करेगा कि नहीं? जल्दी से पोल बनाते हैं। क्या मेरा आंसर एरर आएगा? क्या मेरा y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू क्या था? फटाफट से x का वैल्यू क्या था? 8। 15 सेकंड का पोल बच्चों, फटाफट से आंसर देना, इसमें मेरा आउटपुट क्या आएगा? यहां अगर आप देखें, मैंने इसको एक और ब्लॉक में इसको रोक के रख दिया, मैंने इसी ब्लॉक में इसकी रेंज कर दी और इसकी इस ब्लॉक में रेंज कर दी। तो क्या मेरा ये वाला जो इस ब्लॉक में x है, क्या वो इस x को पहचान पाएगा? फटाफट से बताओ बच्चों। काफी बच्चों के मिक्स आंसर आ रहे हैं। एरर 8। तो बच्चों इसका आंसर आएगा एक एरर। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने इसको रोक दिया, मैंने कहा भाई तू यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म है, तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने इसकी बाउंड्रीज हटा दी, ऐसी मैंने इसकी बाउंड्रीज हटा दी, वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। ठीक है बच्चों, तो इसकी बाउंड्रीज जब हटा दी तब अब ये रन कर जाएगा। रन कर गया। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ये इसका बाप बन चुका है। इससे पहले क्या था? ये एक तरह से खुद भी एक बेटा था। बेटा क्यों था? क्योंकि ये दोनों ही अंदर खुद बंद हो रखे हैं। राइट, बस इतनी सी बात थी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में। उसके बाद होते हैं कॉन्स्टेंट्स। आई थिंक इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है ये हमने पढ़ा दिया आपको। आउटपुट कैसे किया जाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आउटपुट किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का बता दिया है। फटाफट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो, मैं ना आउटपुट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ना एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट जो आए ना ऐसे आ जाए, हेलो वर्ल्ड। अब इसको करने के दो तरीके हैं, बताएं? फटाफट से क्लियर करते हैं। चलो, मैं लिखना चाह रहा हूं प्रिंट एफ, मैं लिख रहा हूं हेलो पहली लाइन में, फिर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूं मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, हेलो, उसके नीचे वर्ल्ड। अब मैं क्या इसके अगर मैं एंटर डाल दूं तो अब मेरे को बताओ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट है वो एंटर से खत्म हो जाती है, बट हमको स्टेटमेंट किससे खत्म करनी पड़ती है? सेमीकोलन से। ऑलराइट, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो आउटपुट है वो अगली लाइन में आ जाए, तो आई विल डू, मेरे को इसमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो सिंपल, आपको सबको पता है आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। राइट, अगर मैं चाहूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं हेलो रहने दूं और यहाँ से मैं वर्ड उठा के यहाँ ला देता हूँ, मैंने कहा वर्ल्ड।
आई वॉन्ट सभी का आंसर इसमें, फटाफट से इसका आंसर बताएं क्या होगा बच्चों। पोल बना रहा हूं फिर से, आउटपुट बताओ, आउटपुट बताओ क्या इसका आंसर हेलो वर्ल्ड होगा। चलो फिर नेक्स्ट लाइन में, ओके इसमें हम नेक्स्ट लाइन नहीं दे पा रहे हैं पोल में। लाइन में हेलो, सेकेंड लाइन में वर्ड। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेकेंड की टाइम लिमिट, पोलिंग आ गई आपके पास। काफी बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में हेलो, सेकंड लाइन में वर्ल्ड। बच्चों देखो आउटपुट इसमें आएगा हेलो वर्ल्ड एक साथ, क्योंकि प्रोग्राम को ना स्पेसिस नहीं समझ में आती है। अगर आपने ऐसा नहीं आपने सेकंड लाइन में वर्ल्ड लिख दिया तो ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंस का, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस जहां हम डालेंगे ना वहां पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। एस्केप सीक्वेंस डालते हैं हम ऐसे \n के साथ, क्या आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। इससे अब देखना आउटपुट क्या आएगी, अब आ गई अगले लाइन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। इट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू लाइन। उसके बाद क्या, इट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू स्पेस, उसको हम बोलते हैं टैब। अगर मैंने यहाँ टी डाला तो इसमें बहुत सारी स्पेस आ जाएगी एक साथ, सिर्फ टी डालने पे ये आगे बहुत सारी स्पेस। अब यस टी का इतना यूज नहीं होता है क्योंकि हम इसको बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं, तो सिमिलर आउटपुट आएगा। बट अगर हमको ना नेक्स्ट लाइन डालना है ना तो हमको ये \n लिखना ही पड़ेगा ऐसे करके, इससे उसको पता लग जाएगा कि अगली लाइन में पहुंचना है, ठीक है बच्चों। आई थिंक इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, काफी लंबी क्लास हो रही है, राइट। काफी बच्चे बोल रहे हैं 9:30 पे क्लास है, ओके। हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस गायब होगा क्योंकि हमने स्पेस दिया ही नहीं था, पहली लाइन में सिर्फ हेलो लिखा, दूसरी लाइन पे वर्ल्ड लिखा, दैट इज व्हाई, ओके। हाँ तो आई थिंक आपकी क्विज आज फिर नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। या तो मैं ट्राई करूंगा आपको क्विज बाद में दे दूं, या तो आपको अलग से कल के लेक्चर में करवा दूं, ठीक है। तो बच्चों आज की फटाफट से समरी लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, समरी लेते हैं, ठीक है। आज हमने बेसिक सबसे पहले क्या पढ़ा था, बेसिक कमांड्स पढ़ी थी सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स, फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के टाइप्स, डेटा टाइप्स की टाइप्स। फिर उसके बाद हमने आउटपुट कैसे करते हैं उसको पढ़ा था, आउटपुट में हमने एस्केप सीक्वेंस और टैब को पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्विज करनी थी जो कि अभी टाइम के कारण नहीं हो पाएगी, तो हम उसको फटाफट से पढ़ेंगे। और हमको ये डेसिमल पॉइंट की प्रिसीजन पढ़नी है एंड हमको कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ने हैं। साथ में हमने आपको एक एक्सरसाइज दी है इंपॉर्टेंट, आपको सबको वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है खुद से, ओके। उसमें वेरिएबल नाम की एक्सरसाइज है कि कौन से वेरिएबल वैलिड हैं, कौन से वेरिएबल नहीं है वैलिड। तो आप फटाफट से उसको कंप्लीट करना एंड फिर आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम आगे जो जो लेक्चर में भी रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड बाकी जो अगले टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई वांट कि आप सभी एक बार सिलेबस में देख लें कि कब क्या पढ़ाया जा रहा है एंड सभी के सभी स्काई वैल्यूज के बारे में सीख लें, स्काई वैल्यूज क्या होता है एंड बाकी चीज़ें। डाउट क्लासेस कब चलेंगी आपको भी जस्ट थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ओके बेटा। प्रयाग मिश्रा को कंफ्यूजन है, आई एम सो सॉरी प्रयाग, अभी हमको जाना होगा, डोंट वरी। कल मैं आपका नाम याद रख रहा हूँ, मैं आपको कल कॉल करूंगा, ठीक है। एंड कल आप मुझे पूछना डाउट्स, ओके, अपने कंफ्यूजन जितनी भी है, ओके। अक्षत बोल रहे हैं प्रिंट एफ, थैंक यू सर, ओके वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में।
टुमारो आई डोंट नो संडे को लेक्चर रखना चाहिए कि नहीं, बट विल लेट यू नो, डोंट वरी। अभी नया नया कोर्स स्टार्ट हुआ, शेड्यूलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट प्लीज टेंशन मत लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका लेक्चर मंडे को होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। बट अगर हमें लेक्चर आपका कल लेना पड़ा तो हम आपको बहुत देर पहले सुबह ही बता देंगे, सुबह आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट भेजी जाएगी, ठीक है, सुबह आपको शेड्यूल कर दी जाएगी क्लास। बट मोस्ट प्रोबेबली हम कल क्लास नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, संडे है, थोड़ा आराम करना, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको बता देंगे। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू बोल रहे बहुत सारे बच्चे, वेलकम यार। चलो बाय बच्चों, बाय।